Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in food production. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था। टिश्यू कल्चर एक ऐसी अल्टरनेटिव टेक्निक है जिसको यूज़ किया गया है सो दैट कि जो पॉपुलेशन के जितनी भी जो फूड की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। जो टिश्यू कल्चर होता है इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो एक एक्सप्लांट की ज़रूरत है, उसके बाद में हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है। तीसरा है कि जो वहाँ की कंडीशंस होंगी वो स्टेराइल कंडीशंस होने चाहिए, यानी कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया की रिक्वायरमेंट। तो ये चार चीज़ों की मदद से हम जो टिश्यू कल्चर है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है? यानी कोई भी सेल या कोई भी टुकड़ा उस प्लांट का जिससे हम नया प्लांट उगा रहे हैं। तब ये टिश्यू कल्चर होगा कैसे कि हमने एक एक्सप्लांट को लिया। एक्सप्लांट का मतलब कोई भी टुकड़ा जो हमने प्लांट से लिया है जिससे हम ग्रो करवा रहे हैं, तो हम उस एक्सप्लांट को लेके हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाएंगे। जब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होगा, अब कोई भी एक्सप्लांट है उसको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो फिर कहाँ से आएंगे टेस्ट ट्यूब में? वो हम आर्टिफिशियल तरीके से एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे, और इसी न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर वो ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि ज़रूरी हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जब हम उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो भी स्टेराइल होंगी, यानी कि वहाँ भी कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होंगे, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। अब हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में? जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी एक्सप्लांट। तो किसी भी चीज़ की वो कैपेसिटी जिस चीज़ के थ्रू वो बिल्कुल एक छोटे से टुकड़े से, यानी एक सेल से या एक एक्सप्लांट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म अगर वो बना पाता है, तो इस कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ज़ायगॉट बनते हैं। तो जो ज़ायगॉट की जो सेल होती है ये इसके पास कंप्लीट टोटीपोटेंसी प्रेजेंट होती है। यहाँ इस बात का मतलब ये हुआ कि वो जो ज़ायगॉट है वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल इनफ है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? एक ज़ायगॉट से ही शुरू होता है। ज़ायगॉट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे सेल्स बनेंगी। जब ये फर्दर स्टेजेस पे पहुंच जाएगा तो फिर हम इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो में और मल्टीप्लाई डेवलपमेंट होंगे और फिर वो फीटस बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जो ग्रोथ हो रही है ह्यूमन बॉडी की वो कहाँ से हो रही है? ज़ायगॉट से हो रही है। तो इस कैपेसिटी को जिसके अंदर हम एक सेल से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लें, इस कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। हम टोटीपोटेंसी के बारे में और ज़्यादा अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो न्यूट्रिएंट मीडिया लिया था उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर एक कार्बन सोर्स ज़रूर होना चाहिए। कार्बन सोर्स कोई भी हो सकता है, वो सुक्रोज भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं,
अमाइनो एसिड हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि जो प्लांट हार्मोन हैं वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा ऐसा प्रोसीजर जिस चीज़ के अंदर हम बहुत सारे प्लांट को डेवलप करवाते हैं टिश्यू कल्चर की टेक्निक से, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी वो मेथड जिसके अंदर हम एक टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट को उगा पा रहे हैं। इस प्रोसीजर को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। ईच ऑफ these plant will be genetically identical to the original plant from which they are grown, that is to say they are soma clones। अब हमने माइक्रो प्रोपोगेशन भी करवाई, माना कि हमने उससे बहुत सारे प्लांट उगा लिए, पर अल्टीमेटली वो प्लांट कहाँ से आ रहे हैं? एक्स प्लांट से वो हम उसको ग्रो करवा रहे हैं। तो ये जितने भी प्लांट आए, चाहे थाउजेंड्स आए या और भी हंड्रेड्स आए, ये सारे प्लांट जो ओरिजिनल प्लांट था जिससे हमने एक्स प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया था, उससे जेनेटिक के तरीके से आइडेंटिकल होंगे ये, यानी कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स। यानी कि टिश्यू कल्चर से हमने जितने भी जो प्लांट उगाए या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन से जो प्लांट उगाए, वो सारे क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और इन्हीं को हम सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। मैनी इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टमाटो, banana, apple, etc. have been produced on the commercial scale using this method। तो और भी ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लांट जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि टमाटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे प्लांट को हम कमर्शियल स्केल के ऊपर उगा सकते हैं इस तरीके से। कमर्शियल तरीके का मतलब क्या होता है कि यानी कि हम उसको एक बहुत लार्ज स्केल पे उगा के हम उसका मार्केटाइजेशन करेंगे, यानी हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारेंगे। तो इस तरीके से ये जो टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक है, इसके थ्रू हम ऐसे बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं और फर्दर उगा सकते हैं। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process। और अगर आपके आसपास कहीं कोई टिश्यू कल्चर वाली लेबोरेटरी है तो आप वहाँ जाके भी अपने टीचर के साथ उस तरीके को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Another important application of the method is the recovery of healthy plants from the diseased plant। और ये जो टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक है, इसकी जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है कि अगर कोई भी प्लांट ऐसा है जिसको बीमारी लग गई है, तो हम उस प्लांट से किस तरीके से एक जो हेल्दी प्लांट है उसको रिकवर करवा सकते हैं। यानी कि किसी भी डिज़ीज़ वाले प्लांट से हम कैसे या फिर कोई सा भी तरीका अपना के कैसे एक हेल्दी प्लांट को ओरिजिनेट करवा सकते हैं। ऑल्दो द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, द मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी इज़ फ्री ऑफ वायरस। तो अब हम ये कैसे करेंगे? डिज़ीज़ वाले प्लांट से कि हम एक हेल्दी प्लांट कैसे उगाएंगे? तो उसका तरीका ये है कि बेशक उस प्लांट के अंदर कोई वायरस लगा हुआ है, पर उसका जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा है उस प्लांट का, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या फिर वो एक्सिलरी मेरिस्टेम हो, उसके अंदर वायरस नहीं होता है।
वो वायरस से फ्री होता है। तब इसका एक ही सॉल्यूशन हुआ कि हम उस मेरिस्टेम वाले हिस्से से लेके अपना एक जो नया प्लांट है वो उगाएं, क्योंकि मेरिस्टेम वाले हिस्से में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी वायरस नहीं है। हंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन द वायरस फ्री प्लांट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके मेरिस्टेम वाले हिस्से को लेंगे और फिर उसको इन विट्रो उगाएंगे ताकि हमें वायरस फ्री प्लांट मिले। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, जो आर्टिफिशियल मीडियम है हम उसके अंदर इसको ग्रो करवाएंगे और फिर उससे हमें एक डिज़ीज़ फ्री प्लांट मिल जाएगा। यानी पूरे प्लांट को वायरस लगा हुआ था, सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे वायरस नहीं थी, और वो हिस्सा कौन सा था, मेरिस्टेम वाला हिस्सा था। तो बस हम वही करेंगे कि हम उस मेरिस्टेम वाले हिस्से को रिमूव करवा लेंगे और फिर उसको इन विट्रो कंडीशंस के अंदर ग्रो करवाएंगे, और उससे जो प्लांट ग्रो होगा वो बिल्कुल भी वायरस फ्री होगा। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड in culturing the meristem of banana, sugarcane, potato, etc. जो साइंटिस्ट हैं उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है ये मेरिस्टेम वाले हिस्से से नए प्लांट को कल्चर करवाने में। कौन कौन से प्लांट के केस में, बनाना, शुगर केन और पोटैटो के केस में। यानी कि हमने बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो के अंदर ये मेरिस्टेम से नए प्लांट को शुरू कर दिया है। द साइंटिस्ट हैव even isolated single cell from the plants, and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast surrounding by the plasma membrane. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेप और आगे जाके उन्होंने सिंगल सेल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। यानी प्लांट से जो बिल्कुल जो सिंगल सेल है उनको उन्होंने आइसोलेट किया है, यानी एक्सट्रैक्ट किया है प्लांट के अंदर से। कैसे करवाया उन्होंने उस सिंगल सेल को ऑब्टेन, कि जो सेल वॉल थी उस प्लांट की, पहले उन्होंने उसको डाइजेस्ट करवाया, यानी उसको डिग्रेड करवाया, और जब उसकी वो जो सेल वॉल थी वो डिग्रेड हो गई, उसके बाद जो सेल के अंदर का जो कंटेंट था, यानी जो प्रोटोप्लास्ट था, उसको उन्होंने आइसोलेट कर लिया। द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट, ईच हैविंग अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट which can be further grown to form a new plant. अब उन्होंने क्या किया, इसी टेक्निक को यूज़ किया। टेक्निक का बेसिक फंडा क्या था कि उन्होंने सेल वॉल को डिग्रेड करवा दिया, और जो सेल वॉल के अंदर का जो कंटेंट था, यानी जो प्रोटोप्लास्ट था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे उन्होंने 2 अलग अलग वेराइटीज़ के प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया। और एक्सट्रैक्ट भी कैसे किया, यानी कि जो उनको डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी उन्हीं को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वैसे वाले के प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया। और उसके बाद वो जो दोनों प्रोटोप्लास्ट आए उनका उन्होंने क्या किया, फ्यूज़न करवा दिया। फ्यूज़न करने के बाद क्या बना, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोटोप्लास्ट को कंबाइन करके एक तीसरा नया प्रोडक्ट बनाना। वो जो तीसरा नया प्रोडक्ट बना उसी को हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और अब ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आ गया है, इसको उन्होंने फर्दर अच्छे से ग्रो करवाया, इसको जो जो भी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट थी वो सारी उनको प्रोवाइड करवाई, और ये जो प्रोटोप्लास्ट है इससे फिर उन्होंने पूरा का पूरा नया एक
प्लांट को एक्सट्रैक्ट करवाया। अब ये जो नया प्लांट बना है, इस प्लांट के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया था। दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट जिनकी हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट थी, उनका फ्यूज़न करवाया था। तब जो उनसे नया प्लांट बनेगा उसके अंदर दोनों वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। These hybrid are called somatic hybrid, while the process is called as somatic hybridization. तब ऐसे जो हाइब्रिड बने हैं ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से, इनको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड इनको नाम दिया गया है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक hybridization. Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato and they are grown to form a new hybrid plant containing tomato and potato characteristics. To form a new hybrid plant combining tomato and potato characteristics. तो इस तरीके को हम, ये जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक टमाटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, यानी टमाटो जो सेल जो था उसको लिया, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड किया और वहाँ से उसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। और उसके बाद उस प्रोटोप्लास्ट को उसने फ्यूज़ करवाया पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ, यानी पोटैटो की सेल वॉल को भी उन्होंने डिग्रेड किया और वहाँ से प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करवाया। उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को कंबाइन करवाया, उससे क्या बना? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया। और उस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को, जो कि टमाटो और पोटैटो का कॉम्बिनेशन था, उसको ग्रो करवाया। इससे क्या बना? एक नया हाइब्रिड प्लांट बना। और वो जो नया हाइब्रिड प्लांट बना उसके अंदर टमाटो एज वेल एज पोटैटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल थी। वेल, दिस हैज़ बीन अचीव्ड रिजल्टिंग in the formation of tomato. Unfortunately, this plant does not have all the desired combinations of characteristics for its commercial utilization. तो ये जो टमाटो और पोटैटो का हाइब्रिडाइजेशन था, ये इन एक्चुअल साइंटिस्ट ने करके देख लिया है ये एक्सपेरिमेंट, और उससे जो नई वैरायटी बनी जिसके अंदर टमाटो और पोटैटो दोनों का कॉम्बिनेशन था, उसको एक नया नाम दिया गया और इन्हीं टमाटो और पोटैटो के नाम को कंबाइन करके उसको नाम दिया गया और वो नाम था पोमैटो। पोमैटो किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का ये एक एग्जाम्पल है। अब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली अचीव तो कर लिया, पर ये जो प्लांट बना उस प्लांट के अंदर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साइंटिस्ट को चाहिए थी वो इसके अंदर नहीं आ पाई, और इसी की वजह से इसका जो कमर्शियल यूज़ था वो भी नहीं हो सकता है। तो बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पोमैटो, कि पोमैटो क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कि टमाटो और पोटैटो का जो प्रोटोप्लास्ट था उनको सेपरेटली आइसोलेट किया गया और फिर दोनों को फ्यूज़ करवाया गया। फ्यूज़ करवा के जो नया प्लांट ग्रो हुआ उसको उन्होंने नाम दिया पोमैटो। पर पोमैटो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो वैसी नहीं थी जैसी कि साइंटिस्ट को डिज़ायर थी। तो ये जो पोमैटो है ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है।